तो चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है। सेकंड फेज के लिए आधा काम बिहार कर चुका है, 50% काम बाकी है और जब 100% हो जाएगा तो हमें एक बदला हुआ बिहार भी नजर आएगा। इस बार फर्स्ट फेज का वोटिंग ट्रेंड यही बता रहा है, 65% को क्रॉस किया है। दिस इज द हाईएस्ट। और सेकंड फेज क्या इससे आगे बढ़ेगा? बहरहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी शुरुआती दौर से घूम रहे हैं, लोगों की नब्ज भी टटोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज को भी कवर कर रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। आशुतोष जी, आपके कानों को भी अब थोड़ा आराम तो मिलेगा। ये दूसरे फेज का चुनावी शोर भी पूरी तरीके से थम चुका है। सन्नाटा तो नहीं हो सकता बिहार में, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा होगा, लेकिन सेकंड फेज के लिए कितना तैयार बिहार? वो कौन से मुद्दे जो सेकंड फेज में सबसे ज्यादा अपीलिंग आपको लगे, जो जनता को लग रहे हैं अपीलिंग? देखिए, दोनों तरफ से जोर आजमाइश किया गया और कई रैलियों के जरिए महागठबंधन और एनडीए के नेताओं ने एक दूसरे पे हमला किया। एनडीए ने अपराध को, जंगल राज को एक बड़ा मुद्दा बना दिया और जो गीत बिहार में प्रचलित तरीके से चल रहा था, कट्टा और सिक्सर वाला, उसको जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने जनता के सन्मुख रखा, उसके बाद अन्य नेताओं ने जंगल राज की याद दिलाई और पुरजोर तरीके से तथ्य रखा। जहां तक 20 जिले के जो 122 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो उसमें सीमांचल के इलाके की स्थिति अलग है। वहां ओवैसी फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ओवैसी अपने तरफ से जोर आजमाइश कर रहे हैं और बाकी के सीटों पर प्रॉपर तरीके से एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने चुनावी भाषण में जोर आजमाइश किया है। अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ है। इस बार एनडीए ने एक नायाब तरीका इख्तियार किया है। पन्ना प्रमुख या लोकल लेवल के नेताओं को साफ साफ कहा गया है कि आप वोटरों को मतदान केंद्रों तक ले जाने का विशेष अभियान चलाएं, यानी ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के कार्यकर्ता प्रॉपर तरीके से काम करेंगे ताकि वोटिंग में इजाफा हो सके। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी जो टारगेट फिक्स किया है कि हमें 65 से 72% का टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट के मुताबिक चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को खास निर्देश दिया है कि वो प्रॉपर तरीके से वोटिंग के लिए प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को मतदान केंद्रों तक ले जाने में सहूलियत दे। तो अपने अपने स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। 65% से ज्यादा मतदान प्रथम चरण में हो चुका है। दूसरा चरण देखने लायक होगा कि किस हद तक वोटिंग का ट्रेंड बढ़ता है या कम होता है। जी अच्छा, आपने सीमांचल का जिक्र किया, सबकी निगाहें हैं, मेरे पास और भी सवाल है, लेकिन आपने खुद ही भाईजान का जिक्र कर दिया, ओवैसी फैक्टर का जिक्र कर दिया। ओवैसी जी ने आरजेडी को लेटर भी लिखा था, 5 सीटें दे दो, 6 सीटें दे दो। आरजेडी ने, इंडिया ब्लॉक ने उस चिट्ठी का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। अब इसको किस तरीके से लेकर गए असदुद्दीन ओवैसी, ये भी हम जान रहे हैं। वहां पर उन सीट्स पे पिछली बार भी 4 से 5 वो जीत कर आए, हालांकि बाद में वो चले गए इधर उधर। लेकिन ओवैसी फैक्टर क्या वाकई सेकंड फेज में डिसाइडिंग फैक्टर लग रहा है क्या, खासकर सीमांचल की सीटों पर? देखिए रोहित, शुरू से ही ओवैसी ने एक खास रणनीति इख्तियार की। पहले याचना की, यानी आरजेडी से सीटें मांगी और जब आरजेडी ने सीटें देने से इनकार किया तो इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने तेजस्वी को एक्सट्रीमिस्ट कहा, इसको भी उन्होंने बड़ा मुद्दा बना दिया और महाभारत के उस प्रसंग का हवाला देकर जनता से वोट मांगे जिसमें 5 गांव मांगने की बात पांडवों ने कौरवों से किया था। इस प्रसंग का हवाला देकर ओवैसी लगातार मुसलमानों के बीच संदेश देते रहे कि ये केवल हिमायती बनने का हवाला देते हैं, वास्तविक हिमायती हम हैं। तो निश्चित रूप से सीमांचल के इलाके में ओवैसी ने जो इमोशनल कार्ड खेला है उससे ओवैसी के प्रति मुसलमानों का रुझान बढ़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कितनी सीटें हासिल होगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यदि ओवैसी इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो गए तो एनडीए को उन इलाकों में काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी उस इलाके पे फोकस करके चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लोगों को एक्टिवेट करते रहे, हिंदुत्व का अलग जगाते रहे। तो कहीं ना कहीं एनडीए अपना दाव चला है और ओवैसी का अपना दाव है और इस दाव में शुरू से ओवैसी ने जो ट्रेंड पकड़ा वो अंत तक ले गए और अपने वोटरों के बीच इमोशनल कार्ड खेले कि जिस अंदाज में हम 5 गांव मांग रहे थे उस अंदाज में हमें 5 गांव भी नहीं दिया गया। मतलब साफ है कि सीधा पूरा ठीकरा आरजेडी पे उन्होंने फोड़ा और तेजस्वी यादव पे आरोप लगाए कि हमें आतंकी कहते हैं और दूसरी तरफ आपको 5 सीट देने को भी तैयार नहीं और थे। ये भी बोल रहे थे कि जिनका प्रतिशत है 18% टोटल बिहार में, वो क्या बनेंगे, ना वो सीएम है ना वो डिप्टी सीएम है, वो बनेंगे दरी बिछावन मंत्री। ये फैक्टर कितना काम कर रहा है। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव सेकंड फेज, 20 जिले, 122 सीट्स,
इस पे अब चुनावी शोर थम चुका है। मुझे मेरे सहयोगी सुपौल से राजेश भी नजर आ रहे। राजेश भाई प्लीज मुझे बता दीजिए, अब चुनावी शोर तो थम गया, लेकिन अब तक वो कौन से मुद्दे रहे जो इस सेकंड फेज में काफी डिसाइडिंग हो सकते हैं? जी बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो भी एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, हाँ। ये तमाम लोग जो है लगातार जो जनसभा किए हैं। जब तेजस्वी यादव ने सुपौल में जनसभा किया तो उन्होंने बिहार बदलाव की बात युवाओं से कहा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनती है तो मैं रोजगार दूंगा, हर घर में सरकारी नौकरी होगी। लेकिन जब एनडीए घटक के जो वी नेता, कल अमित शाह ने रैली किया और आज योगी आदित्यनाथ ने रैली किया, ये तमाम लोग जंगल राज का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे उस समय में तेजस्वी यादव ने 9वीं पास नहीं किया। अगर आप उन लोगों एनडीए के नेताओं ने लोगों से कहा है कि तेजस्वी यादव के बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। वही बिहार सरकार के मंत्री रहे नीरज कुमार सिंह बबलू ने भी तेजस्वी यादव पे हमला करते हुए जंगल राज के नायक तक कह दिया। और रोहित, हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह जहां एक और युवाओं में जो है तेजस्वी यादव की बातों का इफेक्ट पड़ रहा है, वहीं दूसरी और जो बूढ़े बुजुर्ग है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस वक्त लालू यादव की सरकार थी उस वक्त लोगों को घर से बाहर निकलना में दुर्लभ हो जाता था। अब तो देखने में दिलचस्प होता है रोहित कि अब युवाओं का जिस तरह प्रतिक्रिया सामने आता है। नहीं, आप जब ग्राउंड पर घूम रहे हैं राजेश, सुपौल में आप लोग घूम रहे हैं, एक तरफ तो एनडीए की तरफ से सीधा कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि देखिए तेजस्वी की सरकार बनाई है, 20 सालों से तो यही है। नीतीश कुमार टायर्ड भी हो रहे हैं, रिटायर होने की उनकी उम्र हो ही चुकी है। युवा फोर्स को आप शक्ति दीजिए तो हम युवाओं के लिए काम करेंगे। ग्राउंड पर लोग इन बातों पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके मन में, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि भागलपुर के युवा के मन में 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, तो वो बता दीजिए आप मुझे, जिसके लिए वो वोट करने निकलेगा 11 तारीख को। मैं सुपौल की बात करूं रोहित, तो सुपौल में जो है युवा जो है बदलाव की ओर है। हाँ। युवा सब कहते हैं कि मैंने 20 साल एनडीए गठबंधन सरकार को देखा, नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखा है, और युवा चाहते हैं कि बदलाव हो और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन युवाओं के और कुछ युवाओं का साफ तौर पर कहना है, कुछ बहुत सारे से प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें युवा ये भी कहते रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव खुद 9वीं पास नहीं कर पाए वो हम लोगों को नौकरी कर देंगे। और युवाओं तो ऐसे ऐसे तंज भी कसने शुरू कर दिए हैं कि रोहित की वो काफी हास्यास्पद है। लोग युवा ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो घर का नहीं हो, अपने भाई का नहीं हो पाया, तो तेज प्रताप को घर से बाहर कर दिया, वो युवाओं का क्या होगा? चलिए, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं क्योंकि मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पर युवा जो है लगातार याद भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद राजेश भाई, नजर बनाए रखिएगा, थैंक यू सो मच। तो अभी तक तो देखिए जो दूसरे फेज का चुनावी शोर है वो पूरी तरीके से थम चुका है। अब तक तमाम बड़े चेहरे जनता को साधने का काम कर रहे थे, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एवरीवन, गृह मंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, वीआईपी प्रमुख सैनी साहब, हर कोई कोशिश कर रहा था कि जनता की नब्ज को हम टटोल लें। और इस बार क्योंकि सीमांचल की सीटें हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता या इग्नोर किया जा सकता है। इसको लेकर एक सार्थक चर्चा मैं करूंगा। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त मुझे जानकारी है सैयद लारेब अकरम साहब जुड़ चुके हैं, तेज तरार प्रवक्ता है आरजेडी के। सैयद साहब नमस्ते कर रहा हूं, इस्तकबाल आपका भारत एक्सप्रेस पर, रोहित पोखरियाल के शो पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेकंड फेज का चुनावी शोर भी पूरी तरीके से थम चुका है और मेरे साथ पूरे पैनलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं। एक बार इंट्रो में सबका करा दूं। मेरे को नजर आ रहे हैं पोद्दार साहब, राकेश पोद्दार साहब, जाने माने बीजेपी प्रवक्ता। पोद्दार साहब नमस्ते, लग रहा है बहुत घूम रहे हैं, बहुत दिनों बाद जुड़े आज मेरे साथ, नमस्ते कर रहा हूं, स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मेरे को प्रोफेसर रंजीत मिश्रा सर भी नजर आ रहे हैं, सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार है, जब बात करते हैं तो बहुत ही फैक्ट्स पर बात करते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस। रंजीत सर नमस्ते करता हूं आपको। मेरे साथ ये कांग्रेस का रुख रखेंगे मिश्रा साहब। सैयद लारेब साहब का इंट्रो में करवा ही चुका हूं, साथ ही डॉक्टर सौरभ कुमार झा, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ सर नमस्ते कर रहा हूं। सैयद साहब मैं आपके साथ ही शुरू कर रहा हूं। सेकंड फेज का चुनाव, फर्स्ट फेज में 65%, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड, और यकीन मानिए एज अ यूथ, हम सब यूथ हैं, तो मैं मान रहा हूं कि ये बदलता हुआ ट्रेंड बहुत अच्छा है। इसके इंडिकेशंस आपने बता दिए, लेकिन सेकंड फेज के लिए क्या तैयारी आरजेडी की, किस तरीके के रिएक्शंस अब तक आए, और जो बार बार एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये नैरेटिव सिर्फ एनडीए की रैलीज तक, एड्रेसल तक शामिल है कि ग्राउंड पर भी आपने महसूस किया इन चीजों को? बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देखिए, जो वोट परसेंटेज की बात आप कह रहे हैं, 1990 में 62% वोट पोल हुआ था, उसके बाद 95 में 61.8% था, 2000 में 62.6% था, और 2005 में 46% हुआ था। तो जब वोट परसेंटेज बढ़ता है
तो आप इस आंकड़े के तहत जो है आप खुद तय कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किसकी लहर है। जमीन पर जब हम लोग जाते हैं, जी। आप बिल्कुल इस बात को कोई भी डिनाई नहीं करेगा, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, जो अगर उम्र वाले हैं तो उनके भाई भतीजे बच्चे, बेटा बेटियां होंगी, बहनें होंगी, भाई होंगे छोटे, है ना। जी। बिहार की स्थिति ये है कि ग्रेजुएशन हमको 7 साल लग जाता है पूरा होने में, 6 साल लग जाता है। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। ठीक है। गेस्ट टीचर, गेस्ट फैकल्टी भी नहीं सुन लिया जाए, गेस्ट फैकल्टीज भी नहीं। मैं पटना विश्वविद्यालय का उदाहरण दे सकता हूँ आपको। अगर डिपार्टमेंट का पूछेंगे तो फिंगर टिप्स से आपको बता दूंगा किस डिपार्टमेंट में कितना प्रोफेसर रिक्वायर्ड है और कितने प्रोफेसर है। फिजिक्स में 1 प्रोफेसर है। सवाल ये है कि बिहार का युवा क्या चाहता है, बिहार की मांगे क्या चाहती है, बिहार के भूर क्या चाहते हैं। जंगल राज इनका नैरेटिव तो आपने देखा। अनंत सिंह का गुंडा राज देखा, उसके बाद ललन सिंह केंद्र जिनने शपथ खाई है संविधान की, उनकी भी भाषा आपने देखी, कितनी गैर मर्यादित और संसदीय राजनीति लोकतंत्र का हनन किया उन्होंने। उसके बाद में प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा आप देख रहे हैं। कट्टा और तमंचा और पिस्टल तमाम चीजें चल रहा है। बट रियलिटी ये है कि बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार में 20 साल का एनडीए को जवाब देने के बजाय आज ये हमसे सवाल करने आए हैं। तो ये बात, ये हताशा, ये निराशा, इनके पास कुछ भी नहीं है जुड़ाने को, बताने को। रोहित जी, इन्होंने लगातार बिहार में इतने ज्यादा करप्शन हुए हैं, बांध घोटाला से लेकर सिंचन घोटाला, टॉपर घोटाला, मेडिसिन घोटाला, मंगल पांडे तो उसमें फंसे हुए हैं एम्बुलेंस घोटाले में। इनके तमाम मंत्रालय का सीएजी का रिपोर्ट क्वेश्चन कर रहा है 70,000 करोड़ कहाँ है। हमारे जब हम सरकार में साझा थे 17 महीने में, हमने 5 लाख रोजगार का सृजन किया। शिक्षा मंत्रालय हमारे पास में था। आपने देखा कि किस तरह से बिहार पहली बार, जहां दूसरे प्रदेश के भी लोग नौकरी के लिए और इधर देख रहे थे, ये एक अलग सी परिवर्तन आई। जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है बीते 6 महीना में, 8 महीना में, साल भर में, मैं उससे पीछे नहीं जाऊंगा। जिस तरह से गैंगवार दिखा है पटना के अंदर में, सड़कों पर डीजी की कार जा रही है, उसके पीछे पिस्टल से फायरिंग हो रही है। अस्पताल के अंदर पुलिस अभिरक्षा में जो इलाजरत अपराधी था, उसकी किस तरह से आईसीयू के अंदर में समझ गया सर भाई। तो चारों तरफ हाहाकार है। और परिवर्तन के लिए जो स्थिति इन्होंने बनाई है बिहार के युवाओं की, बिहार के मजदूरों की, जो रोजगार के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, लेबर कॉरिडोर बना दिया बिहार। बिहार से रोज लाखों युवा पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। मिडिल क्लास रहना नहीं चाहता, तो बिहार को ऐसा बनाया जाए जिसमें सब लोग रहे, सब वर्ग के लोग रहे, समावेशी बिहार हो। सैयद भाई, मैंने आपको 3 मिनट दिए कि हमारे नेताजी हो जाए, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका ही है। मैं बीच में बोलता नहीं, आपने जो मुद्दे रखा है उन्हीं पर बात होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन उन्हीं पर बात हुई, अब बात तो हो ही गई होगी। अब तो लोग निकलेंगे, कुछ ही घंटों बाद तो लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। 36 घंटे हैं लोगों के पास, सोचेंगे समझेंगे। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा होगा। पोदार साहब, मैं आपको ला रहा हूं स्क्रीन पर, 3 मिनट आपको भी नॉन स्टॉप दूंगा। पोदार साहब, सीधे 65% प्लस आंकड़ा गया फर्स्ट फेज में। वो तो कई लोग कहते हैं ना, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब ज्यादा मतदान हो जाए तो जो सरकार होती है उसके खिलाफ जाता है, नेगेटिव होता है। दूसरी तरफ यह भी फैक्टर है कि भैया एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना शानदार काम किया, जो लोग मरे थे उनके नाम हटा दिए, उसका भी रीजन है कि ये बड़ा हुआ परसेंट है। आप कैसे देख रहे हैं और दूसरे फेज में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? राकेश पोदार साहब, आप खुद ग्राउंड पर घूम रहे हैं, मुझे बता दीजिए, सच बताइएगा। रोहित जी, पहली बार मैं इस बात को बताने जा रहा हूं, जहां वोटों की वृद्धि होती है वहां चुनाव जीतते हैं कौन। हम बिहार की ही बात कर लें, 2019 में 2% वोटों की वृद्धि हुई जी, तो लोकसभा के चुनाव में 40 में 39 सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीता। ठीक है। 2020 में आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, चुनाव आयोग के जितने ग्राफ हैं 2020 के विधानसभा के चुनाव में, जहां 56% था वहां हमने हारने का भी काम किया। जहां 60% हुआ, जहां 4% बढ़ा, वहां एनडीए जीतने का भी काम किया। पूरा ग्राफ है। और उसके बाद हम थोड़ा हरियाणा भी जीते जहां वोटों की वृद्धि हुई, महाराष्ट्र भी जीते जहां वोटों की वृद्धि हुई, यहाँ दिल्ली में भी 2% की वृद्धि हुई, जहां चुनाव हम लोगों ने जीतने का काम किया। चलिए अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। बिहार में आज जो चुनाव हो रहा है सेकेंड फेज का, 11 नंबर का जो वोट डलेगा, तो 20 जिले में 122 विधानसभा पे लगभग 4.25 करोड़ बिहार की जनता मोहर लगाएगी। किनके नाम पर? एनडीए के नाम पे, जो उन्होंने विकास किया। हम विकास की बात रोहित जी आज करेंगे आपके साथ, प्लीज सेकेंड लाइन में करेंगे। अभी पहले मैं ठोकूंगा इन लोगों को। ठोक दीजिए। हमारे योगी जी ने कहा
हाँ, बिहार के अंदर 3 लोग हैं हाँ, जिनको अप्पू, पप्पू और टप्पू, हाँ, सच बोलता नहीं है। 20 साल से सच बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। जनता ने कहा। अप्पू की बात करें, उनको सच दिखता नहीं है। हमने हाँ। बिहार में विकास किया है। अब बिहार में कान से सुनने वाला बिहार नहीं रहा। हाँ। बिहार को आंख से देखने के लिए बिहार आइए। पटना एयरपोर्ट देखिए, हाँ। मेरिन ड्राइव देखिए पटना का। वाह जी वाह। हमने 30,000 किलोमीटर सड़क बनाकर काम करके दिखाया। हाँ। बिहार के अंदर आज कोका कोला की सबसे बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। बिहार के अंदर आज हमने बेन हुसैन का शर्ट किसी ने पहना है हाँ। तो बिहार से बनना शुरू हो गया। क्या जारा बात है। के शर्टें बनना बिहार से शुरू हो गया। यहां तक महिलाओं के कपड़े जो डब्लू और विवा वेस्ट साइड की जो कुर्तियां बनती थी वो बिहार में अब इंडस्ट्री लग चुकी है। हमने काम कर कर दिखाया। यही कांग्रेस बरौनी का खाद उर्वरक कारखाना बंद कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने चालू किया। हाँ, मगध की चाय हो, मिथिला का पान हो, भोजपुर का लिट्टी चोखा हो, हाँ। रोहित जी जरूर आइएगा चखने के लिए 14 पक्का। नवंबर को। और ठीक। मनेर का लड्डू भी तैयार हो चुका है जीत की खुशी में। ठीक अब है। आते हैं, राहुल गांधी ने छठ मैया को भी गाली देने का काम किया, हाँ, अपमानित किया। तो हम कहते हैं या देवी सर्वेतु शक्ति रूपेस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस मां को हम पूजते हैं। और लालू जी की पार्टी का जो शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, यहां तक कहते थे कि रामचरितमानस एक कागज का टुकड़ा है। इनके फतेह बहादुर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हाँ। मां दुर्गा को चरित्रहीन तक कहा। लालू प्रसाद यादव जी ने यहां तक कहा महाकुंभ को महाफालतू हुए। तो इनके देख लीजिए क्या है, यहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक है। और इस महागठबंधन की बात करें हाँ। तो महागठबंधन में आज 253 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये महागठबंधन है कि लठबंधन है? तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में इनका राहुल जी के लिए और तेजस्वी के लिए हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी। इनकी किश्ती वहां डूबेगी जहां जनता एसआईआर और अधिकार रैली को ठुकराया। इनकी किश्ती डूबेगी बिहार में, स्पष्ट रूप से डूबेगी। बिहार में इन्होंने मुद्दा लेके नहीं आए। हम दिखाते सकारात्मक बातें करते हैं हमसे, हम सकारात्मक बात आपसे भी करते, लेकिन आपने आकर बिहार के अंदर एसआईआर ले आया, एक अधिकार रैली लेके तेजस्वी प्रसाद घूमे। अरे बिहार की जनता ने 15 साल आपको अधिकार दिया था लालू प्रसाद यादव जी को, तो आपने क्या किया? चारा घोटाला किया, आपने क्या किया? एसटीसी का घोटाला किया। और बिहार का मुख्यमंत्री पोद्दार साहब सुनिए, बिहार का मुख्यमंत्री उनको घोषित किया राहुल गांधी जी, जिनके ऊपर तेजस्वी प्रसाद के ऊपर 120 का मुकदमा हो, चुनाव कोर्ट कहता हो, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। पोद्दार साहब आपके पॉइंट्स मैंने नोटेड कर लिए। एक बार बस ओपनिंग दे दूं, एक बार ओपनिंग ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका है। आपने तो शुरू में ही ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए, मुझे जाना पड़ेगा मिश्रा सर के पास। रंजीत सर एक बार फिर से नमस्ते कर रहा हूं। प्लीज आप मुझे बताइए सेकंड फेज के लिए कांग्रेस की कितनी तैयारी रही? हालांकि अभी आपने पोद्दार साहब को सुना, उन्होंने तो राहुल गांधी, छठ मैया, सारे मुद्दे वो ले आए। ये सारे मुद्दे ग्राउंड पर आप लोगों ने महसूस किए कि नहीं किए? और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा। ये क्या है, आपको समझ आ रहा है? रोहित जी, अगर राकेश जी की पूरी बात को आप ध्यान से सुने, हाँ जी, तो आपको ये लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किस फ्रस्ट्रेशन में है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, ठोकूंगा बजाऊंगा, तो ये मोदी जी से लेके और राकेश पोद्दार तक सबकी भाषा आपको यही मिलेगी। मोदी जी भी बिहार में आके कट्टा चलाने लगे हैं, और योगी जी तो बांटेंगे काटेंगे क्या क्या अनर्गल प्रलाप करते हैं, वो भी आपने सुना होगा। और राकेश जी की भाषा सुन ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं की जो बदजुबानी है, उसको बिहार इस बार माफ करने वाली नहीं है। ठीक है। मोकामा में जिस तरह से ललन सिंह जी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को घर से ना निकलने दें, और तरह तरह की जो बातें उन्होंने की, और वही अनंत सिंह जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि नीतीश जी ने उनको फोर्स किया कि आपका चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। ये है सुशासन बाबू। इन लोगों के सुशासन की पोल खुल जाती है अगर इन असलियतों पर आप ध्यान दें। रोहित जी, बात ये है बिहार में कि बिहार की जनता ने पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया है। इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है, और इसीलिए इनके जितने नेता हैं वो राकेश जी जैसे ही अनाप शनाप की बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। बिहार की जनता इनसे सीधे सवाल पूछ रही है कि भाई 20 वर्षों तक आपका शासन रहा, एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं खुला, एक भी उद्योग बिहार में क्यों नहीं लगा? आपने 20 वर्षों में बिहार को पलायन का प्रदेश क्यों बना दिया?
बेरोजगारों का प्रदेश क्यों बना दिया? 45 वर्ष में सर्वाधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है? दूसरी बात कि इनसे ये पूछा जा रहा है कि अभी आप नीचे अंचल स्तर से लेके और जिले तक कहीं चले जाए, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता। तो आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं भ्रष्टाचार से, नौकरशाही से, और उस पर जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचार को भी लेकर कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है। प्रशांत किशोर जी ने नाम ले लेके इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर, इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, इनके कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाए। पहले रोहित जी ऐसा होता था कि सुबह अगर आरोप लगता था तो नीतीश जी शाम तक कार्रवाई कर लेते थे, एक्शन लेते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐसा हाईजैक किया है कि नीतीश जी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बिहार की जनता ये भी देख पा रही है कि नीतीश जी को पूरी तरह से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। अब वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है और इस बात को बहुत गंभीरता से बिहार की जनता ले रही है, जिसका परिणाम आपको 14 तारीख को साफ दिखेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है बिहार की जनता का कि इस बार बदलाव होगा। अच्छा रंजीत जी, मैं 20 सेकंड और दूंगा। ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंट आया, यही आपका एनालिसिस यही कह रहा है क्या रंजीत सर? ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंट आया, पहली फेज में 65%, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, फर्स्ट फेज में बिहार, सेकंड फेज में मैं तो चाह रहा हूं 70% हो जाए। आपको लग रहा है कि बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत इसलिए है क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि बदलाव की बयार है? देखिए, बदलाव चाहने वाले लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं और जगह जगह अगर आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज, तो वो जो चुनाव विश्लेषक हैं वो आपको बताएंगे, ट्रेंड भी बताता है कि ये बदलाव के लिए वोट है। और मुझे इसमें कोई समय, तो अभी भी गाड़ी में बैठ के ही मुझे करना पड़ रहा, मैं भी अभी सुपौल में हूँ और क्षेत्र में ही हूँ। लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है। इनके तो इधर के जितने मंत्री हैं सब चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, उसको कैसे बचाएंगे ये लोग? ठीक है, तो इनकी स्थिति बेहद खराब है। और वो चीज आपको रोहित जी, मोदी जी से लेके और राकेश पोद्दार जी तक की भाषा में मैं समझ गया, ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। रंजीत जी सीधे सीधे कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं इसको लेकर। पोद्दार साहब तुरंत आ रहा हूं, बस एक गेस्ट मेरे रह गए हैं। सौरभ सर प्लीज, डॉक्टर सौरभ है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ सर, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, जो रंजीत सर भी कह रहे हैं ये बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत, कोई तो यही कह रहा है कि एसआईआर में काम हुआ इसलिए लिस्ट बढ़िया हो गई, इसलिए बढ़ा हुआ है। रोहित सर, अभी सारे प्रवक्ता की बात मैं अभी सुन रहा था। सबने अपने अपने पार्टी के तरफ से बातें रखी। सबसे जो मेजर पॉइंट है 65% जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, इस बार लोग दीपावली और छठ में घर आए और उन्होंने यही सोच के घर से वापस जाने के, यानी हम वोट डाल के ही जाएंगे। जो 65% आपको दिख रहा है, जो लोग पहले वोट डालने के लिए बिहार नहीं आते, तो एक सही समय और एक ऐसा समय मिला जहां पे लोग अपना वोटिंग का उपयोग करना चाहे यहाँ पे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, जो हम पहले एमवाई समीकरण की बात करते थे, अब वो एमवाई महिला और यूथ के साथ जुड़ गया है। महिला का जो वोट है, वो घर से पोलिंग बूथ तक आप देखेंगे महिलाएं खुल के वोटिंग कर रही है। और उसके पीछे 2-3 रीजन है। जो अभी एक डेढ़ महीना पहले जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम आई, जो जीविका दीदी का इनका जो 10,000 स्कीम है, साथ साथ इन्होंने 10,000 रुपया जो 75 लाख महिलाओं के बीच में दिया। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, बिहार में 2005 से पहले के इलेक्शन के कैंपेनिंग को देखा जाए तो उस समय की कैंपेनिंग होती थी हम रोड पे, बिजली पे, सुरक्षा पे। लेकिन आपने इस बार देखा होगा कोई भी पार्टी रोड और बिजली के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रही है। इसका मतलब 2005 से 25 के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो डेवलपमेंट का मेजर एजेंडा है, वो रोड और बिजली है। और बिजली के साथ साथ 125 यूनिट बिजली भी फ्री करके 3 महीना पहले से गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट कर दी है। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, महिलाओं के तरफ जीविका दीदी का योजना हो, हर घर जल का नल हो, उज्ज्वला स्कीम हो, उसके बाद वंदे भारत जैसी ट्रेन जो पटना से सीमांचल को कनेक्ट कर रही है। लोग सीमांचल से पटना जाने के लिए 12 घंटा 15 घंटा का इंतजार करते थे। लोग दरभंगा से दिल्ली जाने के लिए 24-28 घंटा का इंतजार करते थे। वो इंतजार कंप्लीटली 20 साल के शासनकाल में वो दरभंगा एयरपोर्ट हो और उसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट हो, ये सारे जो चीज है, उस चीजों को देखते हुए कनेक्टिविटी में सुधार, इंप्रूवमेंट हुआ है, सुरक्षा में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। और एम्स की बात की जाए तो मेडिकल फैसिलिटी में भी बिहार बहुत अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है, मखाना जैसा और मिथिला पेंटिंग जैसा जो हमारे
मधुबनी और दरभंगा का जीआई टैग के अंदर था, जिसकी आज तक कोई भी गवर्नमेंट फ्रंट लाइन पे लेके नहीं आई। उसके लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया। मखाना आज लोकल नहीं, वोकल नहीं, ग्लोबल लेवल पे आज हर घर में मखाना की खीर उसके डिनर हो या लंच के टाइम में लोग ले रहे हैं। साथ साथ मिथिला पेंटिंग की बात हो, उसमें लोगों को काफी ज्यादा प्रोन्नति मिली और लोगों का व्यवसाय भी बढ़ा। बहुत सारी, जैसे कि आप सतूज देख लीजिए, सतूज हर घर और हर बिहारी उसको लाइक करता था। और जो एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रीज, नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सौरभ भाई। आज डॉक्टर सौरभ, मैं आप ही बोलेंगे अभी। डॉक्टर सौरभ, आपने बोला कि वोट प्रतिशत बढ़ने का एक कारण ये भी है, एसआईआर में भी काम हुआ होगा, बड़ी संख्या में लोग, त्योहारी सीजन रहा, दिवाली छठ के लिए घर पहुंचे होंगे। लेकिन मैं दिल्ली में था, मैं नोएडा में हूँ, मैं आसपास के रेलवे स्टेशन पर गया, छठ के लिए क्या मार थी स्टेशन पर। यानी ये सारी चीजें रही होंगी ना युवाओं के मन में, या जो लोग आप वोट करने निकलेंगे, फर्स्ट फेज में तो हो गया, जो सेकंड फेज के लिए निकलेंगे उनके मन में ये सारी चीजें रहेंगी ना। और मैं तो, हम लोग तो कई बार ऑन अ लाइटर नोट ये बात करते हैं कि एक आम बिहारी का आधा जीवन तो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जाके नौकरी करने में निकलता है, आधा जीवन निकलता है उसका कि टिकट मेरी कंफर्म होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीजें रही होंगी ना मन में, या रही है ना मन में? एकदम इसी के आधार पर आगे तो इसके लिए तो रेलवे गवर्नमेंट ने लगभग 1000+ ट्रेन, जो स्पेशल ट्रेन भी रन करवाई सारे जगह से। तो लोग गए भी और लोग वोट देके वापस भी गए। मतलब सारी चीजें होंगी, पॉजिटिव भी रही होंगी उनके मन में, नेगेटिव भी आ सकती है। सही, परफेक्ट सौरभ भाई, मैं यही जानना चाह रहा था कि ये सारी चीजें है ना, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी रैलीज को सुनते हैं तो अप्पू टप्पू पप्पू, अभी राकेश जी ने भी जिक्र कर दिया, फिर किसी मन से किसी को गाली दे दी। हाँ जी, एक बात मैं रखना चाह रहा था, प्लीज 30 सेकंड। समस्तीपुर के एक रैली में देख रहा था, एक आरजेडी की प्रत्याशी थी, उनके सामने एक बच्चा आके बोलता है यदि तेजस्वी आएंगे तो हम कट्टा लहराएंगे। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं तेजस्वी गवर्नमेंट आएगी और कट्टा नहीं लहराएगी? बिल्कुल सही बात। 1990 की बिहार की बात कैसे नहीं कर सकते? ये वीडियो तो वायरल है, इस पर मुझे प्लीज सैयद साहब आप जवाब दे दीजिए। सैयद साहब, क्या एनडीए का पूरा प्रचार प्रसार इसी चीज पे चल रहा है ना? एक तो चलिए उनकी जो डेवलपमेंट की चीजें रही होंगी, जीविका दीदिया, उससे ज्यादा फोकस उनका जंगल राज, और अभी जिस चीज की बात कर रहे हैं कि एक छोटा बच्चा आके मंच पर आकर बोल रहा है, ये सोच तो अच्छी नहीं है ना? नहीं, बहुत सही आपने कहा। अभी जो बड़ा बच्चा आनंद सिंह ने किया, वो तो बहुत सही था। नहीं, लेकिन सैयद भाई वो तो आपकी पार्टी में भी रहे ना। मैं कह रहा हूँ आनंद सिंह का जिक्र आपने पहले भी किया। इस चुनाव की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए रोहित भाई, सुन लीजिए। उन्होंने तो फूल बरसाया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बौखला कर पागल होकर बोलता है बॉडीगार्ड को कि फायर ओपन करो, फायरिंग करो। बॉडीगार्ड ने डिनाई कर दिया। जब जनता आपको दौड़ा रही है, मिल रही है, तो सवाल पूछ रही है कि आप कहाँ थे पास्टर बाबा, आपने क्या किया? तो उस समय आपके पास कुछ नहीं है, तो आप हडल्स क्रिएट करते हैं कि किसी तरह से वोटिंग रोकी जाए, किसी तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व को आप कैसे बाधा पहुंचाए, कैसे डाउन करे पोलिंग को। ये पूरे प्रपंच आपने रचा, पूरे देश ने देखा है रोहित जी। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? आंख है सबको, है ना, सब देख रहे हैं। रही बात जिस आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, पटना में क्या हो रहा है, क्या हुआ? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बारे में मुंह खोलेंगे इंडिया के लोग? कौन था वो मोच वाला, तोंद वाला अंकल? बिहार सरकार प्रभावित कर रही थी जांच को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से दिल्ली ट्रांसफर किया था मुकदमे को। आपको ध्यान में हो, ट्रायल वहां होगा। सीएजी का 70,000 करोड़ रुपए का जवाब कौन देगा? कहां गए वो पैसे? आप सरकार है, आप कस्टोडियन है, आपकी जवाबदेही होती है। तो आप तमाम तरह के सवालों से मुंह छुपाते हुए, मुंह फिराते हुए आप लेकर के आ रहे एक झुनझुना, फर्जी, बेबुनियाद बातें। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा कहने के लिए, प्रधानमंत्री तो बोलकर गए थे चुनाव में, जो इनका सदाबहार नगमा रहता है कि भाई हम आएंगे तो अगली बार यहीं रीगा मिलके चीनी से हम चाय पीकर जाएंगे। आज तक चीनी मिल चालू नहीं किया। सैयद भाई आप ही बोलेंगे। पोदार साहब मैं तुरंत आ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी मजबूरी है। सैयद भाई मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, आप ना फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, युवा चेहरे भी है, लोग आपको सुन रहे हैं, दूसरे फेज के लिए लोग मन बना रहे होंगे, इस वक्त शायद आपको देख रहे होंगे। आपने कई सारी चीजों पर बात करी, आपने बार बार नाम लिया आनंद सिंह जी का, वो आपकी पार्टी में भी रहे। मैं जी इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि एट दी एंड लोकतंत्र में जनता जनार्दन और जनता की अदालत से वो चुनकर आ रहे हैं। अगर आनंद सिंह जी को मैं डिफेंड नहीं कर सकता, मैं तो सवाल उठाऊंगा ही उठाऊंगा, क्वेश्चन मार्क करूंगा ही करूंगा, लेकिन आनंद सिंह के सामने भी जो खड़े हैं सूरजभान सिंह जी, या जिनकी हत्या कर दी गई दुलार चंद यादव जी,
ये लोग कौन है? नहीं है ये बाहुबली। ये तो या तो आप बिल्कुल बदलाव की बयार ले आते एक पढ़े लिखे व्यक्ति को उनके सामने, वो भी नहीं हो रहा। एक आम बिहारी पूछेगा ना कि हमें हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, या तो हम इसको वोट करेंगे या इसको वोट करेंगे, इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट ही नहीं दिया आप लोगों ने। बदलाव की बात तो सब कर रहे हैं ना, आप ही कर रहे हैं बदलाव की बात, तो ये बदलाव यहां से क्यों नहीं शुरू हुआ? सैयद साहब देखिए, सूरजभान सिंह का आपने जिक्र किया है। सूरजभान सिंह जी की पत्नी वीणा जी हमारी प्रत्याशी है, मुझे पता है, वीणा जी जो अपराधी नहीं है, जिनके ऊपर मुकदमे नहीं कायम है। और रही बात अनंत सिंह की, तो ऐसे पार्टी के लोग, इस पार्टी के ऊपर सवाल है कि आप अपने लोगों को, अपने नेताओं को काबू में नहीं रख सकते। आपके यहाँ चूंकि डील ही अपराध में हो रही है। तो सैयद साहब जब आपके साथ थे तो आपने कंट्रोल में रखा हुआ था अनंत सिंह को। लोकसभा चुनाव के समय, सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव के समय स्पेशल प्रोविजन करके आप जेल से बाहर निकालते हैं कि आपका वोट मोबिलाइज करेगा अनंत सिंह। आप आनंद मोहन को बाहर निकालते हैं। आपके यहाँ उल्लास पांडे और जितने भी अपराधी हैं, धूमल सिंह, वो नहीं दिखते। और आप तो आपकी सरकार आ जाएगी तो सब अंदर होंगे। सैयद भाई ये बता दीजिए, जनता सुन रही है आपको, आपकी सारी बातें ना, ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार आएगी, सब जेल के अंदर होंगे। बेशक जो भी जिम्मेदार है, और मौजूदा सरकार के घोटाले पर जांच भी होगा। चलिए डन। पोदार साहब आ जाइए। पोदार साहब, राकेश पोदार साहब, आखिरी बात रोहित, 10 सेकंड कोई विकास की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा गृह जिला गया है। हाँ ठीक है। गया से पटना 100 किलोमीटर का सड़क बनाने में 20 साल लग गए। बताइए। 20 साल बताइए। और आप कभी विटनेस किए हैं क्या कि कोई सड़क निर्माण के लिए हाईकोर्ट की निगरानी में हो? बताइए। जब माननीय हाईकोर्ट ने निगरानी अपनी दी है कि ठेकेदार भाग जा रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या खेला चल रहा है, तब 20 वर्ष में हाईकोर्ट के देखरेख में रोड बन के तैयार हुआ है 100 किलोमीटर का। ये कैसा सुशासन? आपका सवाल मैंने ले लिया। पोदार साहब प्लीज। पोदार साहब, आप तो इतने सकारात्मक आदमी, अभी आपने सकारात्मकता की बात की, लेकिन रंजीत मिश्रा जी हो या सैयद भाई हो, वो तो कह रहे हैं कि पूरी एनडीए नकारात्मक हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात कर रहे हैं। ये कैसा सुशासन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री सभी का प्रधानमंत्री है, सबके हैं, बिल्कुल है। 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री जी। कल पवन खेरा एरा क्या बोल दिया टेरा कि प्रधानमंत्री के कनपट्टी पे कट्टा लगाओ। अरे क्या रोहित भाई, प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता जीती, कांग्रेस पे सवाल का जवाब दे। बाप का नाम लत्ती पत्ती या बेटा का नाम अगरबत्ती चलेगा नहीं अब बिहार में। और आनंद सिंह की बात उठी तो लालू प्रसाद यादव जी किस मठ के आदमी हैं, कित कैसे पुजारी हैं? रीतलाल यादव जो प्रत्याशी है, जेल के अंदर है रीतलाल यादव जी, हथकड़ी पहनकर प्रत्याशी आते हैं, ऐसे हथकड़ी पहनकर चुनाव में, ऐसे हथकड़ी पहनते हैं, दिखाने का काम कीजिए, ऐसे हथकड़ी पहन के प्रत्याशी बनते हैं ऐसे। और उसका प्रचार लालू प्रसाद यादव जी आते हैं करने के लिए। रीतलाल यादव को जिताइए। जो व्यक्ति स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पैरोल पे हो, पैरोल की श्रेणी में हो, जमानत लिया हो कि मेरी किडनी खराब है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, रीतलाल यादव के प्रचार में आता है। इसका जवाब है इनके पास नहीं है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, नीतीश कुमार की सरकार है पंकज जी, उसको जेल भेजा जाता है। अनंत सिंह जेल जा सकते हैं तो सूरजभान भी जेल जाएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। इसी का नाम है सुशासन की सरकार, हम छोड़ते नहीं, पक्ष हो या विपक्ष हो। और इन्होंने बात कही हाई कोर्ट का बड़ा इनको चिंता है पंकज भाई। 7 अगस्त 1997 को पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है भैया। उसके बाद वर्मा कमीशन का रिपोर्ट भी निकाल के बढ़िया चिट्ठा पढ़िएगा और कहते हैं विकास। रोहित भाई, हमने बिहार में विकास किया। नहीं, आपने विकास तो किया पोदार साहब, लेकिन लोग आपको सुन रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। बात करूंगा डंके की चोट पर रोहित जी, आज बात करूंगा। बिहार की जनता सुन रही है, 13 करोड़ जनता सुन रही है। क्या हमने वोट दिया है, एनडीए को दिया, क्या इसने काम किया है? नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी तो उस बिल की बात कर रहे हैं ना, आप लोग तो उस बिल की तारीफें कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आरोप होगा तो वो भी जेल जाएंगे, वो भी उस कानून में है। तो एनडीए की क्या मजबूरी रही कि अनंत सिंह को ही वहां से टिकट देना पड़ा? सिर्फ विनिंग फैक्टर ना। मैं आ रहा हूँ, वो जमानत पे थे, टिकट दिया गया, वो अपराधी घोषित हुए, हम 24 घंटे के अंदर जेल में ठूसने का भी काम किया। ये है हमारी सरकार, ये हमारी सरकार। हम कानून लाने की बात कर रहे हैं। सुनिए सैयद भाई, आई गिव यू टाइम, मुझे 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। 30 सेकंड पोदार साहब, 30 सेकंड कंक्लूड कीजिएगा। हमने
बिहार में महिलाओं के लिए 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के लिए जीविका के माध्यम से हमने उनका उत्थान किया। हाँ। आज हमारी महिलाएं बहनें हाँ। बिहार में 10वीं की परीक्षा देने जाती है 8 लाख जाती है, हाँ। 12वीं की परीक्षा देने जाती है 7 लाख जाती है। हाँ। हमने बिहार में 40,000 स्कूल अलग से बनाने का काम किया, 2000 अस्पताल बनाए बिहार के अंदर। हाँ। हमने 300 महाविद्यालय बनाने का काम किया, हमने शिक्षा पद्धति को भी सुधार किया। हाँ। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 96% बिहार में अंदर सुधार हुआ। हम डंके की चोट पर रोहित जी बोलते हैं, हम ऐसे नहीं, हमने काम किया। हमने गरीबी रेखा से 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर किया, बिहार के लोगों को। आज बिहार के अंदर 6 करोड़ 15 लाख लोगों के पास बैंक खाता है, जनधन खाता है, जो हमने सीधा बैंक से, चाहे किसान के खाते में पैसा भेजना हो, चाहे जीविका के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसा भेजना हो, हम सीधा भेजने का काम करते हैं। बिहार के अंदर 1 करोड़ 60 लाख किसान है, किसी को कर्ज नहीं है। हमने बिजली मुफ्त दिया 95%। तो हमने पंकज जी काम किया है। मैं तो कह रहा हूं इन्हीं चीजों पर वोट मिल जाना चाहिए। सैयद भाई 30 सेकंड दे पाऊंगा, उसके बाद रंजीत सर आपके पास आ रहा हूं। सैयद भाई 30 सेकंड, स्टिक टू द टाइम। नहीं रोहित जी इसका सवाल लालू जी क्यों बोला? लालू जी क्या झूठ बोला इन्होंने? लालू जी किसी भी सेहत की बुनियाद पर पेरोल पर नहीं है, पहले उनको खंडन करना चाहिए। अरे श्रेणी में है, पेरोल के श्रेणी में। मैंने बोला यार, ये आप बोल, यही तो यही आप लोगों की ट्रेनिंग है, चीखना चिल्लाना है। आपसे ज्यादा चीख सकता हूं मैं। बात करने दीजिए, आपके बीच नहीं टोका ना, तत्वों पे बात कीजिए। नहीं खामोश रहिए, खामोश रहिए। रोहित जी, बिहार 2005 में पर बिहारी 4200 रुपया का कर्ज केंद्र सरकार पर था। आज प्रति बिहारी, प्रति नागरिक केंद्र सरकार पर 24,000 रुपए का कर्ज है बिहार के ऊपर में। ठीक है, और ये जिसका वीडियो दिखा रहे हैं ना, ये इन्हीं का पार्टी में है। हाँ, ये इनको इतना अभी रिसर्च की कमी है इनके टीम में, कोई सही इनको सूचना नहीं दिया है कि क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है। पर कैपिटा इनकम बिहार सबसे लो है। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चियों का सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में है तो बिहार है। बच्चों का भी स्कूल ड्रॉप सबसे ज्यादा है तो वो बिहार है। ये चूंकि इनके पास ब्लूप्रिंट है ना, तो ये गाना आपके पास बेहतरी का ब्लूप्रिंट है ना सैयद भाई। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मुझे रंजीत सर के पास जाना पड़ेगा। रंजीत सर प्लीज। रंजीत सर, अब तो सीमांचल में क्या एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक से थोड़ा चिटक रहा है। हाँ, मैं आ रहा हूँ पोद्दार साहब, आपकी वीडियो सब देख रहे हैं। रंजीत सर प्लीज। नहीं रंजीत सर बहुत क्लियर है, बहुत साफ बात दे रहा हूं। सैयद भाई आ रहा हूं आपके पास, एक बार रंजीत सर का रिएक्शन लूं, बहुत देर से गया नहीं, फिर आपके पास आ रहा हूं। रंजीत सर, कांग्रेस इंटैक्ट कर पा रहा है इस वोट बैंक को? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस का समर्थन ग्रुप है उसमें कोई दरार नहीं है, और पूरी तरह से कांग्रेस को और महागठबंधन को सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में अपार जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, राकेश जी बेचैन हो रहे हैं। मैं बता दूं कि अपराध पर बोलने का नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है। क्यों? कि पहले रोहित जी होता था कि एक आध अपराधी अगर चुनकर विधानसभा चले भी आते थे तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में वो काम किया है। इनके कैबिनेट मंत्रियों पे, जो भाजपा कोटे के मंत्री हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हत्या का, बैंक डकैती का, अनेक आप देखेंगे कि उस अपराध में उन पर मुकदमा दर्ज है और केस चल रहा है। और वैसे लोगों को इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। और अपराधियों को चुन चुन के, जो बिहार के सबसे शातिर अपराधी लोग हैं, उनको इन्होंने टिकट दिया है। तो मुझे लगता है इस पर बोलने का नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। और तभी आप कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखई तिन तैसी। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो वो भी उन्हीं अपराधियों की भाषा बोलने लगते हैं, वो भी कनपट्टी पे कट्टा रखने लगते हैं। ठीक है, और ये जो एक आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि ये लोग बिहार से पूरी तरह से परिचित हो गए हैं कि इनका बोरिया बिस्तर 14 तारीख को बंधने वाला है। ठीक है, अब अभी राकेश जी कह रहे थे कि हमने विकास किया। हाँ, इन्होंने विकास किया है कहाँ, मैं बताता हूँ। बताइए। अपराध को अपने चरम पर पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार को अपने चरम पे पहुंचा दिया, और बिहार में बेरोजगारी और पलायन को अपने चरम पे पहुंचा दिया। वहां विकास किया है। और जहां विकास करना चाहिए था, जिसके लिए मोदी जी कहते थे, वो तो रीगा का उदाहरण दिया। मोतिहारी की बात तो बार बार करते थे कि मोतिहारी आऊंगा, इसके चीनी मिल से चीनी निकाल के और उससे चाय पीऊंगा।
अब तो बिहार की जनता पूछ रही है, भाई साहब मोतिहारी भी वही है, आप भी वही हो, वो चीनी गया कहाँ? क्या वो भी आपने अडानी को दे दिया? नहीं, लेकिन जैसे रंजीत जी मैं ये कह रहा हूं कि भले ही आप ये सारी बातें कर रहे हैं, अब तो मुझे और मेरे दर्शकों को याद हो गया कि मोतिहारी आऊंगा, उसी मिल की चाय पीऊंगा, लेकिन सत्ता की मिठास कैसे मिल रही है इनको? अभी पिछले लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, 40 में से कितनी सीटें एनडीए के पास गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सत्ता की मिठास तो मिल ही रही है ना, यानी जनता इनको टिक मार्क तो लगा ही रही है, ब्लू टिक तो दे ही रही है, वेरीफाई तो कर ही रही है। देखिए रोहित जी, आप ध्यान देंगे कि जब जब ये केंद्र में भी आए, बिहार में इनकी दाल नहीं गलती थी, और बिहार से इनको 2015 का वो चुनाव याद कीजिए, जब 2014 में ये रिकॉर्ड वोट से जीत कर आए थे, और 2015 में बिहार हार गए ये। ठीक है, तो बिहार में केवल भाषण देने से इनका काम नहीं चलने वाला है। अब बिहार की जनता, रोहित जी देखिए, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी एक वादा करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज आपको बोलते वो थे सर। दृश्य याद होगा कि हमारे विशेष पैकेज बोला प्रधानमंत्री ने। नीतीश जी चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा, प्रधानमंत्री ने बोला विशेष पैकेज, या एनडीए ने तो कहा है कि विशेष पैकेज शायद। नहीं, ये बात ये लगातार कह रहे विशेष राज्य का दर्जा। रोहित जी एक प्रसंग मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। प्लीज सर। नीतीश कुमार जी मंच पर खड़े थे दोनों हाथ जोड़ के, और पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। मोदी जी तो वो भी नहीं दे सके। अच्छा। विशेष राज्य का दर्जा क्या देंगे? उल्टे कुछ दिनों के बाद इन्होंने नीतीश जी और बिहार के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया। बिहार का अपमान और बिहारियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेताओं ने तो हर जगह किया है, और जो लोग इनका अपमान करने वाले थे उनके साथ इन लोगों की साठगांठ रही है। तो अब जाकर इनको वो सब याद आता है। देखिए, बिहार की जनता बिल्कुल साफ दृष्टि से सोचती है। ठीक है, राजनीतिक बुद्धि आप देखेंगे कि बिहार के लोगों की काफी प्रबल रहती है। ऑब्वियसली 24/7 एक्टिव राज्य हमारा बिहार। यस रोहित जी, पंकज जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। रोहित राकेश भाई आ रहा हूं, आपको दूंगा समय दूंगा कि अब इन लोगों का काम पूरा हो गया, अब इनको विदा कर दो। तो विदाई में फेयरवेल दे रहे हैं, जगह जगह इनके मंत्री पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, फेयरवेल मिल रहा है, फेयरवेल दे रही है। आप देख रहे होंगे जगह जगह दौड़ाया जा रहा है इनको। तो इनका खेल खत्म है, और उसी खेल खत्म का एहसास हो गया है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी। नहीं, मैं आ रहा हूं। एक बार सौरभ भाई का रिएक्शन ले लो, आपको पूरा मौका दूंगा। राकेश भाई नाराज थोड़ी करूंगा आपको, या किसी को भी नाराज थोड़ी करूंगा। सौरभ जी प्लीज मुझे बता दीजिए, अब ये सेकंड फेज में कट्टा बनाम विकास, कट्टा बनाम विकास, कट्टा बनाम विकास, यही नैरेटिव है ग्राउंड पर? लोग बिहार में जो इस बार वोटिंग करें, मैं पहले भी बताया हूं, तो वोटिंग विकास के नाम पे ही होगा। ठीक है, विकास बनाम कट्टा के नाम पे ही वोटिंग होगा। अच्छा। लेकिन मेरा एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से था, जी पूछ लीजिए। जो मुस्लिम वोटर्स हैं, 18% के आसपास वोटिंग, और सीमांचल की बात हो रही है, 11 तारीख को इलेक्शन है, तो एनडीए के तरफ से तो मुसलमान कैंडिडेट को टिकट भी नहीं दिया गया, ये हम मानते हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह से अशोक गहलोत जी पटना में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और सहनी जी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का एक भी प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री के दर्जा के लिए भी नहीं खड़ा हुआ, और मुस्लिम प्रतिनिधि को जगह भी नहीं दी जा रही है। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक का यूज इंडिया ब्लॉक सिर्फ वोट बैंक के तौर पे यूज करती है, या दरी बिछाने के लिए कर रही है? ये हम मिश्रा सर से पूछना चाहेंगे, जो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भी आपका स्थान कहां पे है? डन, आपका सवाल आ गया। सैयद साहब मैं आ रहा हूं, मिश्रा सर आप इसका जवाब रखिएगा। सैयद भाई मैं आपके पास आ गया। सैयद भाई ये बात तो सच है ना, सीमांचल की अगर हम बात करेंगे तो एम फैक्टर की बात होगी, और जब हम एम फैक्टर की बात करें, हम तो बच्चे रहे होंगे, तब से हम सुन रहे हैं एमवाय समीकरण, एमवाय समीकरण, एमवाय समीकरण, और इसके साथ अपने आप आरजेडी को जुड़ाव महसूस किया जाता है। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी जी ने आपको लेटर लिखा कि 5 सीटें दे दो, जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, आपने वो भी नहीं दिए। अब महाभारत करने के लिए न्याय यात्रा निकाल दी असदुद्दीन ओवैसी ने। आपको नहीं लगता ये डेंट होगा आपके लिए? रोहित जी थोड़ा वक्त ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। देखिए, राजनीति जो है वो बहुत ईमानदारी और राजनीतिक दर्शन से होती है। ठीक है। जो लोग मैं कभी भी आपने कहीं नहीं सुना होगा मैं बी टीम, सी टीम और भाजपा का बैक चैनल, ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, नहीं मेरा इसमें विश्वास। साफ तौर पर, और गुनागणित होता है, राजनीतिक पंडित करते हैं बैठकर
किससे किसको लाभ हो जाएगा, किससे क्या Please, हो हाँ। जाएगा। मेरा एक सीधा सवाल है हाँ। कि जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं, आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग जो है, जो थॉट प्रोसेस है, हम आपके पॉलिटिकल फिलॉसफी को इंडोर्स नहीं करते, ठीक है। आपकी पॉलिटिकल थ्योरी को इंडोर्स नहीं करते। आप महिला विरोधी हैं। आपकी पार्टी में महिलाओं का स्थान क्या है, आप जरा अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करा लीजिए। आपकी पार्टी में दूसरे वर्ग के लोगों के प्रति क्या संवेदना है, कितनी संवेदनशीलता है आपके नेता को, आपको। अच्छा, दूसरी बात, हिंदुस्तान और मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान कोई होमोजेनस नहीं है कि आप सब जगह का मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान की हालत, हैदराबाद के मुसलमान की हालत, और जहानाबाद के मुसलमान की हालत, बेतिया के मुसलमान की हालत सब सेम होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके सांस्कृतिक, उनके भाई मैं ना चाहता हूँ ये हमारी बातचीत चलती रहे, लेकिन मेरे पे ना वक्त की थोड़ी कमी रहती है। मैं तो सीधा ही बोल रहा हूँ कि देश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज ना हो ना। नहीं, एक अंतिम, हाँ प्लीज कि मुसलमान क्या दरी बिछाएगा, मुसलमान क्या सीएम के, ये मुसलमानों का डिमांड नहीं है, मुसलमानों का सवाल नहीं है। और ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिनको मुसलमानों के पॉलिटिकल इंटेलेक्ट पे क्वेश्चन मार्क लगता है। मुसलमानों का पॉलिटिकल इंटेलेक्ट बहुत हाई है, और मुसलमान इस देश के आइन को, उसके सुरक्षा के लिए, संविधानिक सुरक्षा के लिए, संविधान की बेहतरी और देश के विकास के लिए मुसलमान अपना वोट कास्ट करता है विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मुसलमान को कोई बहका ले जाएगा। सैयद भाई आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, वक्त मेरे पे बहुत लिमिटेड रहता है। पौधार साहब मैं 40 सेकंड दे पाऊंगा आपको मुसलमानों की पड़ी नहीं है, टिकट आप देंगे नहीं, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे नहीं, और गिरिराज सिंह तो मंच से नमक हराम कह रहे हैं। रोहित भाई प्लीज, हम उस मुसलमान को टिकट देते हैं जो अब्दुल कलाम होते हैं। हम उस मुसलमान को टिकट देते हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब को जैसे। उस मुसलमान को 103 सीटों में आपको कोई आरिफ मोहम्मद खान नहीं मिले, अब्दुल कलाम साहब नहीं मिले, 103 सीट्स पर हैं आप लोग। उदार भाई, शहनवाज हुसैन को कहां गायब कर दिया जरा? अरे सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। हमने किसी के डिबेट में नहीं बोला, हम उस मुसलमान को नहीं खोज के लाते हैं जहां साहबुद्दीन साहब अमर रहे। चलिए मैं आगे बात करना चाहता हूं। आज की बात 30 सेकंड रह गए, चल रहा था तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुकेश सहनी के भाई के कनपट्टी पे, संतोष सहनी के कनपट्टी पे कट्टा लगा दिया। बोला तुम अपना नाम वापस लो। नंबर 1। वो इमोशनल। नंबर 2, राबड़ी जी हमारी माता कहती है दोनों बेटा को आशीर्वाद देता है, दोनों बेटा जीत जाए, यानी तेजस्वी तो राघोपुर से जीत जाए, तेजस्वी भी, तेज प्रताप भी जीत जाए महुआ से, जहां महागठबंधन का नेता मुकेश रोशन चुनाव लड़ रहा है, यानी अपने बेटे के लिए उधर भी आशीर्वाद दे रहा है। नहीं, ये सारी बात तो हो गई। पोदार साहब मेरे को वक्त आज इतनी इजाजत दे रहा है। रंजीत सर, हम गोइंग ओवर 30 सेकंड दे पाऊंगा, कंक्लूड कीजिएगा। रंजीत सर सिर्फ 30 सेकंड। जी मेरा समय आप खत्म कर दिए। पोदार साहब वक्त आज मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, 30 सेकंड का ले लूं। आपको तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क आ गया। रंजीत सर प्लीज जल्दी से। बता दूं कि कांग्रेस इस देश की एकमात्र पार्टी है जो 100% लोगों, रंजीत सर का हमें गर्व भी है। रंजीत सर आवाज जा रही? रोहित जी क्लियर सर, क्लियर। हाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी है जो 100% लोगों की राजनीति करती है। हम भाजपा की तरह 80% लोगों की राजनीति नहीं करते। और ये बातें जानी चाहिए। सेकंड फेज में काफी इंपॉर्टेंट है। वक्त मुझे इतनी ज्यादा दे रहा है सर, मैं चाहता हूं कि ये चर्चा और चले, लेकिन अभी वक्त और मैं वापस जुड़ूंगा आप लोगों के साथ। पोदार साहब थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूं, आप जुड़े। सैयद भाई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। डॉक्टर सौरभ थैंक यू, और रंजीत सर थैंक यू, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।